Hello student, I am Dr. Garima Suryavanshi, your mentor for physiology in LNCT eGuru. Now we'll begin with a series of lectures under the subject of physiology. The first topic is your general physiology. In that we'll start with the first subtopic as your principles of homeostasis. You all are aware that the word homeostasis, it is a combination of two words. What are those two words? First and foremost is your homeos and second word is your stasis. Homeos matlab, it is the meaning is similar. Similar matlab same and the stasis means position. यानी हमारे बॉडी में जो भी चीजें हैं हम उसको सेम पोजीशन पे मेंटेन करना, दैट इज योर होम्योस्टेसिस. So what is the definition for homeostasis? It is the maintenance of nearly constant conditions in the internal environment. Okay. This term was coined by W.B. Cannon in the year 1929. Okay. And in the year 19th century, Claude Bernard was a scientist who gave the concept of milieu interior. इट वॉज क्लॉड बर्नार्ड जिसने बोला कि ये जो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है बॉडी का, ये हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए. अगर ये कांस्टेंट नहीं रहा तो यू विल हैव द फेलियर्स ऑफ any kind of thing like the systems which are working, they won't operate properly. It was Claude Bernard जिसने ये हमको बताया कि ये जो आपका internal environment है, it is mainly your extracellular fluid. हमको क्या लगता है नॉर्मली जो इंटरनल एनवायरनमेंट है इट इज नथिंग बट योर इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, बट नो, इट इज नॉट इंट्रासेल्युलर फ्लूइड. आई एम स्पेसिफिकली स्ट्रेसिंग ऑन इट. जो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है वो क्या है? एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड. ओके, सो नाउ द फैक्टर्स विच आर होम्योस्टैटिकली रेगुलेटेड, मतलब हमको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमको होम्योस्टैटिकली रेगुलेट करना है. The first and foremost factor is your concentration of nutrient molecules. जब भी हम nutrient molecules की बात करते हैं तो we talk in terms of your fats, carbohydrates, proteins, lipids. तो ये जितने भी fats हैं या carbohydrates हैं या proteins हैं या lipids हैं, ये इनका एक constant optimum level body में maintain होना चाहिए. Anything in excess or anything deficient is not good. ओके, द सेकेंड फैक्टर जिसको हमको रेगुलेट करना है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज राइटली सेड. क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन की कमी बॉडी में हो जाती है तो व्हाट अकर्स इज योर हाइपोक्सिया, राइट. ऑल्सो अगर आपकी बॉडी में से CO2 वॉश आउट हो जाएगा तो आपका क्या होगा? जो रेगुलेशन ऑफ जो रेस्पिरेशन है वो अफेक्ट हो जाएगा और आपका रेस्पिरेशन जो है वो एक साइकिल ब्रेक हो जाएगी, जो रिदम है वो ब्रेक हो जाएगी. इसीलिए इन दोनों भी गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन हमको एक ऑप्टिमम लेवल पे रेगुलेट करना है. थर्ड फैक्टर जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कुछ हद तक हम बॉडी में टॉलरेट कर सकते हैं. अगर यही वेस्ट प्रोडक्ट को कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाएगा तो दैट इज नॉट जस्टिफाइड. क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी में टॉक्सिन्स लेवल बढ़ जाएंगे, पीएच बढ़ जाएगा, जिसके वजह से हमारी जो एंजाइम्स हैं दे वोंट वर्क प्रॉपरली. ओके, द फोर्थ फैक्टर विच वी वांट टू रेगुलेट इज द पीएच. जब भी हम पीएच की बात करते हैं तो पीएच एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ 7.35 टू 7.45 तक ही मेंटेन होना चाहिए. यही एक पीएच का जो लेवल है, इसी लेवल ऑफ पीएच पे आपकी सारी एंजाइम्स दे वर्क इन देयर फुल थ्रॉटल, यानी ऑप्टिमम लेवल पे वो काम करते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट फैक्टर विच वांट टू रेगुलेट इज योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स. आपको ये सबको पता है कि हमारा जो 70% बॉडी का जो है स्ट्रक्चर उसमें वाटर है. अगर वाटर का थोड़ा भी कम ज्यादा होता है अकॉर्डिंगली द बॉडी विल एक्ट. अगर बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो विल हैव अनकॉन्शियसनेस. सिमिलरली सोडियम कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज वी टॉक अबाउट द सोडियम. ओके, तो सोडियम अगर हाइपोनेट्रेमिया हुआ तो वी गॉट इट बैडली अफेक्ट्स योर ब्रेन हेल्थ, देन यू हैव द अनकॉन्शियसनेस. ओके, देन द नेक्स्ट फैक्टर टू बी रेगुलेटेड इज द टेम्परेचर. वाई टेम्परेचर? क्योंकि जो भी आपकी एंजाइम्स एक्ट होती है उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है. अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो ये एंजाइम्स काम नहीं करती और आपका जो मेटाबॉलिज्म है दैट इज वेरी बैडली अफेक्टेड. एंड फाइनली इज योर वॉल्यूम एंड द प्रेशर. वॉल्यूम, it is in terms of your blood volume and pressure, it is also in terms of the blood pressure. तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये हमको होम्योस्टैटिकली रेगुलेट करना है. इनको रेगुलेट करने के लिए हमारे बॉडी में वी हैव द होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम.
अब ये होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? ये जो सिस्टम्स होते हैं दे आर नथिंग बट द फंक्शनली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ बॉडी कंपोनेंट्स। तो जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो क्या हैं? बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, नर्वस। ये सारे जो नेटवर्क ऑफ ये कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो क्या करते हैं? देयर मेन फंक्शन इज टू मेंटेन अ गिवन केमिकल और अ फिजिकल फैक्टर। कहाँ पे प्रेजेंट है ये फिजिकल फैक्टर? आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में। और ये फिजिकल फैक्टर को हमको क्या करना है? रिलेटिवली कांस्टेंट मेंटेन करना है अराउंड अ ऑप्टिमम लेवल। नाउ द क्वेश्चन अराइज, आपका ऑप्टिमम लेवल क्या होता है कोई भी फिजिकल या केमिकल पैरामीटर को इंटरनल एनवायरनमेंट में मेंटेन करने के लिए? ओके तो ऑप्टिमम लेवल क्या है? सबसे पहला है तुम्हारा कि आपकी एंजाइम्स जो हैं दे आर वर्किंग देयर, दे आर एट बेस्ट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपकी बॉडी में वो आपके एडिक्वेट एज वेल एज क्वांटिटी में और क्वालिटी में मेंटेन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एडिक्वेट से कम हो गया या एडिक्वेसी से ज्यादा हो गया, अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी में वैसे डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं। थर्ड वन है जो ये आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, दे शुड बी योर बिलो टॉक्सिक लेवल्स। तो जो भी हमने फैक्टर्स देखे उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम। अब हमारी बॉडी में ये जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो कितने प्रकार के हैं? दे आर मेनली ऑपरेटिंग एट 3 लेवल्स। कौन कौन से? सबसे पहला जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम, सेकेंड इज योर इंट्रिंसिक कंट्रोल सिस्टम एंड थर्ड इज योर एक्सट्रिंसिक कंट्रोल सिस्टम। व्हाट इज जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम? जो कि आपके सेल्यूलर लेवल पे काम करता है। ओके सो it is basically working at the level of your DNA. The second one is your intrinsic control system. So this is the inherent property of an organ. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसका अपना एक ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो होता है, वो रेगुलेट करता है ब्लड फ्लो को। कैसे रेगुलेट करेगा? कि सपोज एक्सरसाइज के टाइम पे इट विल डायरेक्ट मोर अमाउंट ऑफ ब्लड टू योर स्केलेटल मसल्स। आई बात समझ में? एंड सेम एज सुन एज यूर कंज्यूमिंग फूड फॉर एग्जाम्पल फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, दैट अमाउंट ऑफ ब्लड विल बी डायरेक्टेड मोर टूवर्ड्स योर GIT। आई बात समझ में? सो दिस इज your intrinsic control system. And the third one is what? Extrinsic control system. This extrinsic मतलब it is outside an organ. इसमें क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा organs दे दोनों भी साथ में काम करते हैं कोई भी पैरामीटर को रेगुलेट करने के लिए। Okay, so what they are permitting? They are permitting the coordinated regulation of several organs. Now the example for this is what? जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम के साथ काम करता है, मिलके काम करता है। क्या करने के लिए? आपके CO2 कॉन्सेंट्रेशन को ECF में मेंटेन करने के लिए। सो दे बोथ द सिस्टम्स दे आर वर्किंग टुगेदर टू मेंटेन द प्रॉपर ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन योर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ओके, नाउ ये हमने सारे होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम्स देख लिया, बट देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स। ये सारे जो होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। किसके? For the regulation of this control system. Now there are two major principles. First is your feedback and second is your feed forward principle. Feedback, it refers to the response which is made after the change has been detected. Now what is a feedback? हम जैसे when a teacher is teaching you तो वो आपसे feedback लेता है, okay, कि how is the concept which whatever I am explaining to you. So it is a response. क्या रिस्पॉन्स मिलता है जब आपकी लाइफ में कुछ चेंज आता है? दैट इज अ फीडबैक। आपसे फीडबैक मांगा जाता है। सिमिलरली बॉडी में भी फीडबैक मैकेनिज्म्स होते हैं एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। सबसे पहला नेगेटिव फीडबैक एंड नंबर 2 इज योर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स। ओके, नाउ द सेकंड प्रिंसिपल ऑन व्हिच योर कंट्रोल सिस्टम्स आर वर्किंग, दैट इज योर फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड मतलब जो भी रिस्पॉन्स होने वाला है, that it is made, response it is made in anticipation of a change. For example, जो change अभी हुआ नहीं है, it's going to happen in the future and accordingly our body is planning a response for it. Okay, the best example is कि like for example, whenever the winters are going to come, you prepare yourself with the woolens, with your sweaters and all that. So winters अभी आए नहीं है, but आपकी body को ठंड लगेगी और you will have the changes according to that